हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एयर पॉल्यूटेंट क्या हैं और ह्यूमन की हेल्थ में उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एयर पॉल्यूशन चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, बेसिकली वो एक मेजर एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, और चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, दोनों जगह पे। ओके, एनी एजेंट दैट स्पॉइल्स एयर क्वालिटी इज कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। मतलब कोई भी ऐसा कारक जो कि हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है या खराब करता है, उसको क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक कहते हैं। एंड एयर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकल सब्सटेंस, या इसको पार्टिकल मैटर्स भी कहते हैं। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, लेड, ओजोन। तो ये बेसिकली इनको, मतलब जो एयर पॉल्यूशन है, अगर उसमें ये कंपोनेंट अगर प्रेजेंट होते हैं तब हम बोलेंगे कि हाँ, हमारी जो हवा की गुणवत्ता है वो ख़राब है। ओके, एक एक करके इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड एक गैस है बेसिकली, है ना, इज़ अ गैस। इट इज़ इनविजिबल एंड हैज़ ए नेस्टी शार्प स्मेल। तो बेसिकली ये एक इनविजिबल गैस है जो अदृश्य है बेसिकली, है ना, और नेस्टी मतलब कि तीखी गंध वाली गैस है। इट रिएक्ट्स ईजली विथ अदर सब्सटेंस टू फॉर्म हार्मफुल कंपाउंड। ये किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके हार्मफुल कंपाउंड बनाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फेट पार्टिकल्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके हार्मफुल कंपोनेंट को बनाता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अबाउट 99% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर कम्स फ्रॉम ह्यूमन सोर्स। तो जो 99% जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, जो हवा में जो प्रेजेंस है, तो वो ह्यूमन सोर्स के द्वारा बनाया गया है। ओके, द मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इज industrial activity that process material that contains sulfur, that is generation of electricity from coal, oil और gas that contains sulfur। तो जो मेन सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से आता है, जो कि ऐसे मटेरियल को प्रोसेस करते हैं जिनमें सल्फर होता है। ठीक है, जो मेन सोर्स है तो वो कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से आता है, और वैसी इंडस्ट्री जो सल्फर से रिलेटेड काम करती है बेसिकली, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना कोल के थ्रू या ऑयल के थ्रू या गैस के थ्रू, जिनमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मोटर व्हीकल एमिशन। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है तो वहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना। जैसे ईंधन का दहन होता है तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ियों से निकलता है, और उसके साथ अदर सब्सटेंस मिलके हमारे ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड और सल्फेट पार्टिकल बनाते हैं। अब इनका इफ़ेक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ में? सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ व्हेन इट इज़ ब्रीथ इन। तो जब हम सांस के थ्रू इसको अंदर लेते हैं तब ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। और क्या इफ़ेक्ट करता है? इट इरिटेट्स द नोज़, थ्रोट एंड एयरवेज। तो नोज़ और थ्रोट में एक खुजली सी पैदा करता है ये, है ना, जिसकी वजह से कफिंग होती है, वीजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, और टाइट फीलिंग अराउंड द चेस्ट। चेस्ट के अक्रॉस हमें थोड़ा सा टाइट फीलिंग आती है। द इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर फेल्ट वेरी क्विकली एंड मोस्ट पीपल वुड फील द वर्स्ट सिम्टम इन 10 और 15 मिनट आफ्टर ब्रीथिंग इन। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ही जल्दी होता है और ज़्यादातर लोगों में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। द मोस्ट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रॉब्लम इफ़ दे आर एक्सपोज टू सल्फर डाइऑक्साइड आर पीपल विद अस्थमा और सिमिलर कंडीशन। मतलब जिसे अस्थमा या लंग डिसीज़ वगैरह है, तो उन लोगों को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभावी होगा और बहुत जल्दी प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से आता है या शिपिंग से भी आ सकता है। एक्सपोजर टू SO2 कम फ्रॉम एयर वी ब्रीथ। मतलब जैसे हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, और इम्पैक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है, खांसी और वो नाक में जलन, ये सब जो बताया अभी मैंने, और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ मतलब लंग्स से रिलेटेड जो भी हमारा प्रॉब्लम होगी उसको अफेक्ट करेगा। और किसको ज़्यादा दिक्कत होती है? एल्डर पीपल को, दोज विथ लंग डिसीज़,
जिनको लंग डिसीज़ की प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और चिल्ड्रन को। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल्स। तो पार्टिकल क्या है बेसिकली? एयरबॉर्न पार्टिकल, मतलब वायु जनित कणों को क्या कहा जाता है? पार्टिकुलेट मैटर, और पीएम कहा जाता है। ठीक है, दे इंक्लूड डस्ट, डर्ट, सूट, स्मोक एंड लिक्विड ड्रॉपलेट। तो इसमें डस्ट आता है, डर्ट आता है। डर्ट मतलब कि जैसे कपड़ों में धूल चिपक जाती है तो उसको डर्ट बोलते हैं। सूट मतलब चिमनी से निकला हुआ जो धुआं होता है उसको सूट बोलते हैं। देन स्मोक मतलब धुआं, एंड लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट जो होते हैं बूंदे, तरल बूंदे बेसिकली, तो उनको बोलते हैं। तो ये सब आपके पीएम कहलाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। सम पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ और डार्क इनफ टू बी सीन एज सूट और स्मोक। तो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो हमें दिख जाते हैं, जो कि लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और डार्क भी होते हैं। वाइल अदर्स आर सो स्मॉल, जबकि कुछ बहुत ही स्मॉल होते हैं। दे कैन ओनली बी डिटेक्टेड इंडिविजुअली विद ए माइक्रोस्कोप, जिसको हम केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही सिर्फ देख पाएंगे। पार्टिकल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द basis of their size, referred to as their aerodynamic diameter। तो पार्टिकल्स को उनके वायुगतिकी व्यास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका कोएर्स पार्टिकल, कोएर्स मतलब कि मोटे कण, मोटे कण जो कि उनका डायमीटर होता है 10 से लेके 2.5 माइक्रोमीटर तक। देन उसके बाद आते हैं आपके फाइन पार्टिकल। फाइन पार्टिकल मतलब कि जो ठीक ठाक हैं, तो वो आपके स्मॉलर देन 2.5 माइक्रोमीटर, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से जो छोटे हैं वो आपके फाइन पार्टिकल कहलाएंगे। और अगर 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटे हो गए तो वो आपके क्या कहलाएंगे? अल्ट्रा फाइन पार्टिकल कहलाएंगे। ठीक है, 10 से 2.5 तक आपके क्या कहलाएंगे? कोएर्स पार्टिकल मतलब मोटे पार्टिकल। फिर 2.5 से अगर कम हुए तो वो फाइन पार्टिकल, एंड देन अगर 0.1 से भी कम हो गए तो वो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल कहलाएंगे। ओके, तो ये कैसे अफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को? स्टडीज़ हैव लिंक्ड एक्सपोजर टू पार्टिकल पॉल्यूशन टू ए नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी इलनेस सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। तो मतलब स्टडीज़ से पता चला है कि ये जो पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, तो इनसे हमें रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब कि जहाँ से हम सांस लेते हैं तो वो जो ट्यूब होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। देन कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी हो सकती है। ठीक है, हृदय रोग समस्या। इन एडिशन द केमिकल कंपोनेंट ऑफ सम पार्टिकल particularly combustion particle have been shown to cause cancer। तो जो कंबशन पार्टिकल होते हैं, जो जलने से जो भी पीएम जनरेट होते हैं, मतलब आप कोई भी चीज़ जलाते हो फिर जो पीएम जनरेट होता है, तो उससे आपको कैंसर की भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, पार्टिकल पॉल्यूशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। जो कम दृश्यता का प्रमुख कारण क्या है हमारा? पार्टिकल पॉल्यूशन। ओके, तो ये कुछ और हेल्थ इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि लंग्स में इफ़ेक्ट हो सकता है आपको, ब्लड में इफ़ेक्ट हो सकता है। लंग्स में कैसे? वर्सनिंग ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, रिड्यूसिंग इन लंग्स फंक्शन रिड्यूस कर सकता है ना, उसकी फंक्शनिंग को कमज़ोर बना सकता है बेसिकली। ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। वस्कुलर सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है ना, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायमीटर को कम कर देगा आपका ये जो पीएम है। और ब्रेन को भी ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। ठीक है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है आपको, हार्ट भी डैमेज हो सकता है, हार्ट फंक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेडीज़ों में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, फेटल ग्रोथ प्रॉब्लम, मतलब जो भी बच्चों से रिलेटेड जो उनका बच्चे होने की जो प्रोसेस है तो उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है पीएम के थ्रू। ओके, तो पीएम का जो साइज है तो 10 माइक्रोमीटर से कम ही रहेगा बेसिकली, है ना, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए उसको कोएर्स पार्टिकल या फाइन पार्टिकल या अल्ट्रा फाइन पार्टिकल में उसको डिवाइड किया गया है। जो ह्यूमन का हेयर है वो 50 to 70 माइक्रोन्स
में यहाँ पे दिया हुआ है, और उससे भी कम है, ये 10 माइक्रोन्स है। ठीक है, 10 माइक्रोन से कम है इसका डायमीटर। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, एक गैस है जो कि हवा में पाई जाती है। हाई लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर पॉइजनस टू ह्यूमन and unfortunately it cannot be detected by humans as it has no taste or smell and cannot be seen। तो जो हाई लेवल अगर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए एक पॉइजन का काम करेगा। एंड इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेसिकली, तो ये आपका, इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप इसको ना सूंघ के जान पाओगे कि हाँ ये प्रेजेंट है ना इसमें कोई टेस्ट होता है, और इसको देख भी नहीं सकते। तो बेसिकली ये पता ही नहीं चल पाता कि हाँ इस जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, द नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज़ अराउंड 0.2 पार्ट्स पर मिलियन। अगर नेचुरल कंसंट्रेशन की बात करें कि नेचुरली कितना प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो वो 0.2 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पर मिलियन में 0.2 पार्ट्स आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। जो कि अगर इतना अमाउंट अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो अफेक्ट नहीं करेगा ह्यूमन को, बट आज की लाइफ स्टाइल जैसी है हमारी, तो कहीं ना कहीं हम पॉल्यूशन खुद ही जनरेट कर रहे हैं। तो नेचुरल से तो अब बहुत ही ऊपर चले गए हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्लूड वॉल्केनोज एंड बुश फायर। तो जो नेचुरल सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वो ज्वालामुखी का फटना है ना, और जंगल में आग वगैरह, जो झाड़ियों में आग होती है तो उनकी वजह से भी, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू भी, मतलब कई सारे सोर्स हैं आपके। ठीक है, तो इनसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। द मेन सोर्स ऑफ एडिशनल कार्बन मोनोऑक्साइड आर व्हीकल, मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट एंड सम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ सच एज मेकिंग स्टील। तो मोटर व्हीकल से भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जैसे कि जो स्टील प्लांट वगैरह होते हैं, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, एंड बात करें ह्यूमन इफ़ेक्ट की, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो क्या करता है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो उनमें जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाता है, तो उस अमाउंट को, ऑक्सीजन के अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्रेन या नर्वस सिस्टम या जो भी और हार्ट है, तो वो पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा को रिसीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे जो अंग हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं। द प्रॉब्लम विथ हार्ट प्रॉब्लम आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम more frequent and longer angina attack and they would be greater risk of heart attack। तो जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये बहुत समय तक प्रभावित करता है उनको कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, और उनको दिल का दौरा पड़ने का अधिक खतरा रहता है। तो कुछ ये सिम्टम हैं जैसे कि डिजनेस, सर घूमना, चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोज़िया। तो ये आपके सिम्टम हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ ए नेस्टी स्मेलिंग गैस। ये भी एक गंध वाली गैस है। सम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड नेचुरली इन एटमॉस्फेयर बाई लाइटनिंग एंड सम इज़ प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो वो नेचुरली लाइटिंग के थ्रू भी बनती है, और कुछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका प्लांट, सॉइल और वाटर से बनता है। ठीक है, हाउएवर ओनली अबाउट 1% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फाउंड इन आवर सिटीज़ एयर इज़ फॉर्म्ड दिस वे। तो जो इस तरह बनती है लाइटनिंग और ये प्लांट, सॉइल, वाटर के थ्रू जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, वो एनवायरनमेंट में जितनी प्रेजेंट है उसका 1% इस तरह बनती है। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो मेजर सोर्स है, तो वो कहाँ से बनता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, जैसे कोयले को बर्न करने से, ऑयल और गैस, इन सब के बर्निंग से जो गैस निकलती है, तो वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और जैसे
मोटर व्हीकल है तो उससे भी आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। अदर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर पेट्रोल एंड मेटल रिफाइनिंग, तो पेट्रोल और मेटल रिफाइनिंग से भी आपका ये गैस निकलती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम कोल एंड फायर पावर्ड स्टेशन, तो कोल और फायर पावर स्टेशन से भी आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिट होता है। और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ से भी आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये मेजर सोर्स हैं बेसिकली। अब अगर इसकी बात करें इफ़ेक्ट क्या होता है इससे ह्यूमन हेल्थ में, तो द मेन इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग इज रेज्ड लेवल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ द इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन्फ्लेम द लाइनिंग ऑफ लंग, जो लंग्स की जो लाइनिंग है तो उनको क्या करता है, इन्फ्लेम कर देता है, फुला देता है। इट कैन रिड्यूस इम्यूनिटी टू लंग इन्फेक्शन, तो आपके जो लंग्स इन्फेक्शन की प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी कम कर देता है। दिस कैन कॉज प्रॉब्लम सच एज वीजिंग, जिसकी वजह से वीजिंग होता है, कफिंग, कोल्ड, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पीपल विद अस्थमा। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका बढ़ जाता है तो अस्थमा वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि इट कैन कॉज मोर फ्रिक्वेंट एंड मोर इंटेंस अटैक, जिसकी वजह से बार बार उनको अटैक आते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका कहाँ से आता है, मोटर व्हीकल और इंडस्ट्री से आता है, और सांस के थ्रू अंदर आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका प्रभावित होता है, और एल्डर और लंग डिसीज और बच्चों को भी ये प्रभावित करता है ज़्यादा। नेक्स्ट है लेड। लेड क्या है? लेड इज़ ए नेचुरली ऑकरिंग हैवी मेटल दैट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाने वाला ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है। लेड कैन बी रिलीज्ड इनटू सॉइल, एयर एंड वाटर थ्रू सॉइल एरोजन। तो मिट्टी के कटाव से भी आपका लेड रिलीज़ होता है। ठीक है। वॉल्केनिक एरप्शन से भी आता है, आपका ज्वालामुखी विस्फोट से भी, सी स्प्रे से भी आता है, बुश फायर से भी लेड जनरेट होता है। द नेचुरल कंसनट्रेशन ऑफ लेड इन एयर इज़ लेस देन 0.1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर नेचुरल कंसनट्रेशन की बात करें तो वो 0.1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। मीन्स पर क्यूबिक मीटर में 0.1 माइक्रोग्राम आपका नेचुरल कंसनट्रेशन ऑफ लेड होना चाहिए। नेक्स्ट है माइनिंग एंड मेटल मैन्युफैक्चरिंग आर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लेड एमिशन। जो माइनिंग और मेटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उन वहाँ पे आपका लेड एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपके मेजर सोर्स हैं लेड एमिशन के, माइनिंग और मेटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो लेड इज़ ए हेल्थ हैज़ार्ड। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए इससे खतरा है। इट इज़ स्टोर्ड इन योर बोन्स एंड टीथ, तो ये आपके बोन और मतलब हड्डियों में और दांतों में जमा हो जाता है। ठीक है। एंड मे डैमेज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इंक्लूड योर लीवर, किडनी एंड ब्रेन। तो ये आपके लीवर, किडनी और ब्रेन को भी डैमेज पहुंचा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टोर रहता है। ठीक है। एक्सपोजर टू लेड कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन, अनबॉर्न बेबीज़ एंड एडल्ट। तो जो अजन्मे बच्चे हैं और चिल्ड्रन, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, और वयस्कों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। ए स्मॉल एक्सपोजर टू लेड हाउएवर डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन सिम्टम ऑफ लेड पॉइजनिंग इन इधर एडल्ट और चिल्ड्रन। अगर आप स्मॉल अमाउंट मान लीजिए अगर है तो उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये लेड क्या है कि जमा होता चला जाता है कंटिन्यूसली। आप अगर लेड के एक्सपोजर में आएंगे तो वो अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता जाएगा शरीर को। ठीक है। तो लेड पॉइजनिंग से आपका क्या क्या हो सकता है कि विज़न आपका जा सकता है। ठीक है। हियरिंग लॉस, सुनने में भी समस्या हो सकती है, और माउथ में क्या होगा आपका, अनयूजुअल टेस्ट, टेस्ट सही नहीं आएगा। स्लर्ड स्पीच, स्पीच सही नहीं निकलेगी। ब्लू लाइन अलोंग द गम, तो गम में आपका ब्लू लाइन आ जाएगी। किडनी फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यूरोमस्कुलर, आपका ये पेन और ये लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन,
इन सब में प्रॉब्लम आएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, एनीमिया में दिक्कत है, एब्डोमेन मतलब पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और रिस्ट एंड फुट ड्रॉप पेन, जो नीचे रिस्ट है हमारा वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन क्या है आपका? ओजोन भी एक गैस है दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद अ ग्रुप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट नोन एज रिएक्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका रिएक्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तब हमारी ओजोन फॉर्म होती है, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस रिएक्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब रिएक्ट करते हैं तब आपका ओजोन फॉर्मेशन होता है। द केमिकल दैट रिएक्ट टू फॉर्म ओजोन कम फ्रॉम सोर्स। जो केमिकल हैं जो कि रिएक्ट करते हैं ओजोन के फॉर्मेशन में, वो कहाँ से आते हैं? मोटर व्हीकल से आते हैं, ऑयल रिफाइनिंग, प्रिंटिंग, पेट्रोकेमिकल, लॉन मूविंग, एविएशन, बुश फायर और बर्निंग ऑफ। तो इन जगह से आपका जो केमिकल निकलते हैं वो आपका ओजोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट फ्यूम प्रोड्यूस एज मच एज 70% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 50% ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल दैट फॉर्म ओजोन। तो मोटर वाहन से निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का 70% और ओजोन बनाने वाले 50% कार्बनिक रसायनों का उत्पादन करते हैं। जो मोटर व्हीकल है आपके, तो 70% तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालते हैं, और 50% ऐसे पार्टिकल्स निकालते हैं जो कि ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर ओजोन की बात करें कि वो क्या इफेक्ट करता है, तो ओजोन कैन इरिटेट द लाइनिंग ऑफ नोज, एयरवेज और लंग्स। तो ये आपके नाक को और जहाँ से आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो और फेफड़ों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। पीपल हु आर एक्सपोज टू इनफ ओजोन माइट फील सम पेन इन देयर ईयर्स, आइज, नोज एंड थ्रोट एंड दे माइट स्टार्ट टू कफ। तो अगर कंटिन्यूसली आप ओजोन के एक्सपोजर में आएंगे तो आपके ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़ में, थ्रोट में, और कफ भी आ सकता है आपको। चेस्ट पेन कैन ऑल्सो ऑकर इन सम पीपल। चेस्ट पेन भी हो सकता है। पीपल विद अस्थमा माइट हैव मोर अटैक एंड एथलीट्स माइट फाइंड इट हार्डर टू परफॉर्म एज वेल एज यूजुअल। तो जिनको अस्थमा है तो उनको ज़्यादा अटैक आ सकते हैं, और जो एथलीट्स हैं, अगर ओजोन मीन्स अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो अस्थमा वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, और जो एथलीट्स हैं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ओजोन से क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग डीपली, तो सांस लेने में समस्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सोर थ्रोट, वीजिंग, कफिंग, फटीक। ओजोन कैन मेक दिस कंडीशन वर्स, अस्थमा और सीओपीडी। तो इन सब चीज़ों को ये अफेक्ट कर सकता है, और ये फाइन पार्टिकल के बारे में मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि हर पार्टिकल किस किस जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपका SO2 आएगा तो हेडेक एंड एंजाइटी। PM क्या करेगा? इम्पैक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर NO2 की बात करें तो इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड आपका इन्फेक्शन करेगा, अस्थमा करेगा और लंग फंक्शन को रिड्यूस करेगा। और PM क्या कर सकता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ये हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है आपका PM के थ्रू। और BAP भी बेसिकली एक पार्टिकुलेट मैटर्स के ही अंदर का आता है, ठीक है। और ओजोन और PM और NO2 और BAP, इनसे भी आपका इरिटेशन हो सकता है आइज़, नोज़ एंड थ्रोट में। फिर PM और O3SO2 से आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकता है। NO2 आपका लीवर में इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। और PM आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ख़राब कर सकता है। तो ये सारे कंपाउंड हैं जो आपके हेल्थ सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।